रहीम द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पॉइंट नंबर 90। एक फीमेल है जिसको जॉन्डिस हुआ हुआ है, साथ उसको प्रोराइटिस है, साथ उसके साथ ज़ेंथोमास है, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली हुई हुई है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इस तरह के पेशेंट्स के अंदर हम एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ कराते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस का सिनेरियो दिया हुआ है कि पेशेंट को ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, उनको जॉन्डिस हो जाता है, जिस्म पे खारिश होती है, प्रोराइटिस होता है, ज़ेंथोमास बन जाते हैं, स्प्लीन भी इनलार्ज हो जाती है, लिवर भी इनलार्ज हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ कराते हैं जो कि प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में आती हैं। अब बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ के सबसे पहले बताया हुआ है इसके फीचर्स में क्या होता है। प्रूराइटिस होता है, जॉन्डिस होता है, लाइट कलर्ड स्टूल आता है, डार्क कलर यूरिन आता है और हेपेटोस्प्लीनोमेगैली हो जाती है। लाइट कलर स्टूल, डार्क कलर यूरिन, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली हो जाती है, जॉन्डिस होता है। टिपिकली इसमें कॉलेस्टेटिक पैटर्न आता है आपके LFTs का। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और ALP का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाली पिक्चर आती है। अब एक कंडीशन होती है प्राइमरी सेक्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस PSC, जो कि एक रेयर कंडीशन है और ये IBD में अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएटेड होती है। इसमें आपकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है और साथ आपकी स्टीनोसिस हो जाती है, आपकी इंट्राहेपेटिक डक्ट्स की भी और एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स की भी, और अल्टीमेटली इसमें आपको बिलियरी सिरोसिस डेवलप हो जाती है। जो टाइप ऑफ फाइब्रोसिस प्राइमरी सेक्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस में होती है वो उसमें अनियन स्किन फाइब्रोसिस होती है। उसके बाद आती है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस PBC एक ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है, इसलिए बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड भी होती है, जिसमें आपकी यॉर्गन सिंड्रोम आता है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस आता है, क्रेस्ट सिंड्रोम आता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस आता है और सीलिक डिजीज आती है। ये एक ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है, इसका 3M निमोनिक है। सबसे पहले कि इसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं, जो कि 98% पेशेंट्स के अंदर पॉजिटिव होती हैं और ये बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक होती हैं। मिडिल एज वुमेन के अंदर होता है और इसमें सीरम IgM के लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं। ये प्रेजेंट करती है स्वेयर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ, इचिंग होती है, साथ हाइपर कोलेस्ट्रीमिया आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे, इचिंग होती है और साथ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की वजह से हमें कुटेनियस ज़ेंथोमास की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। पे इसकी वो होती है सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस। सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर आपकी एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इसमें डक्ट्स की इंजरी होती है और डक्ट्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस में असेंडिंग कोलिंजाइटिस या फिर आपको बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन हो जाती है डक्ट्स की। सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस में जो सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस थी इसमें आपकी एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, साथ डक्ट्स की इंजरी होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है और कॉम्प्लिकेशन में असेंडिंग कोलिंजाइटिस और बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन ऑफ द डक्ट्स हो जाती है। अब MCQs में दिया हुआ है एक 40 ओल्ड मेल आपके पास आया है जिसको जॉन्डिस हुआ हुआ है, पूरी बॉडी पे इचिंग हो रही है, LFTs में डायरेक्ट बिलिरुबिन उसका 11 हो गया है, SGPT 75 है, ALP के लेवल भी उसके रेज्ड है। तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगी, एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस। जब आपकी एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस होती है तो उसमें आपके ALP के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और बिलिरुबिन आपका ज़्यादा हो जाएगा, साथ में जॉन्डिस और इचिंग के साथ प्रेजेंट करता है। अब एक पेशेंट आया जॉन्डिस के साथ, उसको जनरलाइज प्रोराइटिस है, उसका डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा हुआ है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा हुआ है और ALP के लेवल ज़्यादा है, तो ये एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस होगी। एक फीमेल पेशेंट है जिसको जॉन्डिस हुआ, प्रोराइटिस हुआ, ज़ेंथोमास है, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली हुई हुई है और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इसके लिए एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ कराते हैं। अब एक 58 ईयर ओल्ड फीमेल आई है जो लिथार्जी उसको हो गई है पिछले 3-4 सालों से, वो बहुत ज़्यादा लिथार्जिक हो गई है और उसकी आंखें जो वो पीली हो गई है। रिसेंटली उसको हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोज हुआ है, जिसके लिए वो रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही थी, लेकिन कोई उसकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री नहीं है और कभी कभी वो जो है क्लोरफेनिरामीन भी ले लेती है। कौन सी सिंगल एंटीबॉडीज़ इस तरह के पेशेंट हम कराएंगे, हम एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ हम कराते हैं, ठीक है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ कराएंगे। एक पेशेंट आई है कोलेक्टमी की 6 साल पहले, उसको जो है वो जिसम पे एक टेरस हुआ था, येलो डिस्कलरेशन हो गई थी उसकी बॉडी की और आइज़ की, और प्रूराइटिस हुआ है, खारिश हुई है, साथ उसको जॉन्डिस हुआ है। अब उसकी इंट्राहेपेटिक डक्ट्स की डिस्ट्रक्शन हो गई जब आपने कोलिंजियोग्राफी कराई और लिवर बायोप्सी के ऊपर हमें इंट्राहेपेटिक फाइब्रोसिस मिल रही है। जो इंट्राहेपेटिक फाइब्रोसिस होती है वो आपकी प्राइमरी सेक्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस के अंदर होती है। इस तरह से भी एक क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री है टोटल कोलेक्टमी की, उसका पूरा जो कॉलन है वो रिमूव हो चुका है, उसको एक टेरस हो गया, प्रूराइटिस हो गया, इंट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हुई, ओकल्ट टेस्ट उसका नेगेटिव आ रहा है, लिवर बायोप्सी के ऊपर अनियन स्किन लीजन है, तो ये डायग्नोसिस क्या होगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस इसलिए कि जो IBD वाले पेशेंट है उसकी वजह से उसकी कोलेक्टमी हुई, इसकी एसोसिएशन होती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, अनियन स्किन अपीयरेंस आ रही है लिवर बायोप्सी के ऊपर, इंट्राहेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको क्या होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, क्योंकि जो आपको जो प्राइमरी सेक्लेरोजिंग कोलाइटिस होता है, प्राइमरी सेक्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस होता है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पेशेंट है जिसको पैलर है और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन है और साथ उसका डीप जॉन्डिस है, ठीक है। पेल स्किन हो गई है, जॉन्डिस उसका डीप हुआ हुआ है और ब्लड के ऊपर हमें जो है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा मिल रहा है।
और ALP के लेवल भी ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन इसका कम हुआ है, तो इसका कॉज क्या होगी? पिगमेंट स्टोन्स। पिगमेंट स्टोन्स के अंदर कॉन्जुगेट बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है, ALP के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन आपका कम हो जाता है, और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक के अंदर पेन भी होगा, उसको जॉन्डिस भी हो सकता है, क्योंकि बिलिरुबिन के जो स्टोन्स होते हैं वही पिगमेंट स्टोन्स होते हैं। एक यंग लेडी है, गाल स्टोन के साथ आई है, उसकी बाइल डक्ट की ब्लॉकेज हो गई है। दिस विल लीड टू इंक्रीज फैट कंटेंट ऑफ द स्टूल। जब आपकी बाइल डक्ट की ब्लॉकेज हो जाती है तो बाइल नहीं जाता है, जिसकी वजह से आपको स्टिएटोरिया या फिर आपके स्टूल के अंदर फैट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 91। इसमें लिखा हुआ है कि कौन हेपेटाइटिस जो होता है ना मोस्ट कॉमनली आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होता है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होती है वो हेपेटाइटिस है। अब डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ जो मोस्ट कॉमन पोस्ट ट्रांसफ्यूजन होता है ना वो होता है हेपेटाइटिस, ठीक है। और अगर आपको हेपेटाइटिस में भी पूछा जाए तो आपने बताना है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो सबसे ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होता है, और जो मोस्ट लीथल होता है या डेंजरस होता है ट्रांसफ्यूजन के बाद वो साइटोमेगैलोवायरस होता है। और जो मोस्ट कॉमन रूट है ट्रांसमिशन की हेपेटाइटिस बी वायरस की और सी वायरस की वो इन्फेक्टेड नीडल से होती है मोर देन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो इन्फेक्टेड नीडल्स है हेपेटाइटिस बी का और हेपेटाइटिस सी वायरस का, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है लेकिन इन्फेक्टेड नीडल्स से ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। और जो मोस्ट कॉमन जो एक्चुअल जो डिजीज़ होती है ट्रांसफ्यूजन के बाद वो हेपेटाइटिस बी होता है, और जो लीथल होता है वो साइटोमेगैलोवायरस होता है ट्रांसफ्यूजन के बाद। अब एक पेशेंट है, उसने एब्डोमेन की सर्जरी कराई, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया पेशेंट को, उसके बाद उसको जॉन्डिस डेवलप हो गया, वॉमिटिंग हो गई, लिथार्जी हो गई, हेपेटाइटिस डायग्नोज हुआ। कौन सा जो है वो कॉमनली ट्रांसमिट होता है ब्लड से? हेपेटाइटिस बी। साइटोमेगैलो वायरस जो है एक कॉमन एजेंट है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट हो जाता है, और इसके लिए हमें स्क्रीनिंग करानी पड़ती है ब्लड की साइटोमेगैलो वायरस के लिए। जो मोस्ट लीथल होता है ट्रांसफ्यूजन के बाद वो साइटोमेगैलो वायरस होता है। एक पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस ए हुआ 2 हफ्ते के बाद, जब आपने उसकी 2 वीक्स लेटर जो है वो उसको जब आपने लिवर बायोप्सी कराई तो उसके ऊपर नॉर्मल हिस्टोलॉजी आएगी। जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है उसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 6 मंथ से ज़्यादा की होती है। एक पेशेंट आया है जो कि क्रॉनिक कैरियर है, अगर उसकी सरफेस हेपेटाइटिस बी वायरस का सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उसको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। क्रॉनिक कैरियर स्टेट के अंदर आपको जो सरफेस एंटीजन होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का वो पॉजिटिव होता है। हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड है एक वुमेन की जिसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी था बहुत सालों से, उसके अंदर आपको फाइब्रोसिस और पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस मिलती है। फाइब्रोसिस भी होती है और आपकी पोर्टल ट्राइड के अराउंड फाइब्रोसिस हो जाती है क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट्स में। क्रॉनिक हेपेटाइटिस माइक्रोस्कोपी के ऊपर फाइब्रोसिस के तौर पर शो करता है। जो क्रॉनिसिटी होती है लिवर डिजीज़ की उसका हम हिस्टोलॉजिकल फीचर से डिटरमाइन करते हैं फाइब्रोसिस। अगर आपको हिस्टोलॉजी के ऊपर फाइब्रोसिस नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि इसको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है। उसके बाद है कि एक पेशेंट है, उसके LFTs तो नॉर्मल है, HCV उसका जो है वो ICT पॉजिटिव है, ठीक है। HCV ICT के ऊपर उसका पॉजिटिव है। नेक्स्ट स्टेप आपने दोबारा से anti-HCV रिपीट कराना है। अच्छा, अब जो anti-HCV पॉजिटिव जो होता है ना और साथ अगर आपके LFTs रेज्ड हैं तो आपने नेक्स्ट स्टेप में आपने PCR कराना होता है। अगर किसी का anti-HCV एंटीबॉडीज़ आपकी पॉजिटिव हैं और साथ उसके LFTs भी बढ़े हुए हैं तो आपने अगला स्टेप में PCR कराना होता है। और अगर ऐसा पेशेंट है जो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके LFTs भी बिल्कुल ठीक हैं और सीरोलॉजी के ऊपर उसका जो HCV मार्कर है वो पॉजिटिव आ रहा है तो आपने नेक्स्ट स्टेप में उसका दोबारा से ही anti-HCV रिपीट कराना होता है, ठीक है। अगर एक पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसके LFTs भी ठीक है, सिर्फ उसका जो anti-HCV सीरोलॉजी के ऊपर पॉजिटिव आ गया, उसकी एंटीबॉडीज हेपेटाइटिस सी वायरस की पॉजिटिव आ गई हैं तो आपने उसको दोबारा से एंटीबॉडीज रिपीट करानी है। लेकिन अगर किसी ऐसे पेशेंट की एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ गई हैं साथ उसके LFTs भी बढ़े हुए हैं तो फिर आपने PCR उसका कराना है। अब यहाँ पे है कि 16 ईयर ओल्ड बॉय है जिसको डायरिया हुआ और बायोप्सी के ऊपर हमें विलस एट्रोफी मिल रही है, कोई सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हुए, ग्लूटेन फ्री डाइट लेने के बाद तो डायग्नोसिस जार डिसीज होगी। अगर एक ऐसा पेशेंट है जो ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहा है स्टिल उसकी जो डायरिया है वो इंप्रूव नहीं हो रहा और साथ में विलस एट्रोफी भी मिल रही है तो जो कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं जार डिसीज। अब जो सीलिक डिजीज़ है इसको हम ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कहते हैं, इसे सीलिक स्प्रू भी कहते हैं और ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कहते हैं। ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ डर्मेटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस के साथ और डिक्रीज़ करती है ये बोन डेंसिटी को। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और डर्मेटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस के साथ एसोसिएटेड होती है, बोन डेंसिटी को ये कम कर देती है। इसमें एंटीमाइजल एंटीबॉडीज़ और एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज़ और एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं। ड्यूरल बायोप्सीज की गोल स्टैंडर्ड होती है जिसमें हमें ब्लंटिंग ऑफ फिलाई लिम्फोसाइट्स नजर आते हैं लैमिना प्रोप्रिया के अंदर और साथ हमें क्रिप्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। अब जो विपल डिजीज़ है इसमें इसका निमोनिक है फोमी विप्ड क्रीम पास इन अ कैन।
अब इसमें हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा की फोमी मैक्रोफेजेस से, जिसमें ट्रेपोनोमा वेपिलाए होता है जो कि पास रिएजेंट के लिए पॉजिटिव स्टेन होता है। पास पॉजिटिव होता है ट्रेपोनोमा वेपिलाए, और इसमें फोमी मैक्रोफेजेस हमें नजर आते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के, स्मूथ मसल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर हमें फोमी मैक्रोफेजेस नजर आते हैं। ट्रेपोनोमा वेपिलाए होता है जिसमें, और ये पास पॉजिटिव होते हैं। इसके कैन सिम्टम्स होते हैं, कार्डिक एरिथमियाज कराता है, ये कार्डिक सिम्टम्स कराता है, आर्थ्रेल्जिया कराता है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कराता है। कार्डिक सिम्टम्स, आर्थ्रेल्जियाज और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। इसके लिए हम जेजुनल बायोप्सी कराते हैं। सीलिक डिजीज के लिए हम ड्यूडेनल बायोप्सी करा रहे थे, विपल डिजीज के लिए हम जेजुनल बायोप्सी कराते हैं जिसमें हमें मैक्रोफेजेस नजर आते हैं और उसके अंदर पास पॉजिटिव होते हैं। डायग्नोसिस इसकी हम टिश्यू पीसीआर कराते हैं, टिश्यू पीसीआर से डायग्नोसिस करते हैं, और वैसे हम इसकी जेजुनल बायोप्सी करते हैं डायग्नोसिस के लिए। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट में हम आईवी पेंसिलिन देते हैं और साथ हम स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं 2 वीक्स के लिए, और उसके बाद 1 ईयर के लिए हम कोट्राइमोक्साजोल या फिर हम टेट्रासाइक्लिन देते हैं ताकि हम रिलैप्स रेट को लोअर कर सकें। उसके बाद आती है जार्डियसिस। जार्डियसिस में जार्डिया लैम्ब्लिया की वजह से होती है। इसमें पेशेंट को ब्लॉटिंग होती है, फ्लैचुलेंस होती है और फाउल स्मेलिंग फैटी डायरिया हो जाता है। ब्लॉटिंग होती है, फ्लैचुलेंस होती है, फाउल स्मेलिंग फैटी डायरिया हो जाएगा। एमीबिएसिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है। इसमें आपको ब्लडी डायरिया, डायसेंट्री होती है, लिवर एब्सिस कराता है, और हिस्टोलॉजी के ऊपर हमें फ्लास्क शेप अल्सर्स नजर आते हैं एमीबिएसिस के अंदर। अब जो सीलिक डिजीज होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड इसकी ड्यूडेनल बायोप्सी होती है। डिजीज की गोल्ड स्टैंडर्ड आपकी ड्यूडेनल बायोप्सी होती है। एक यंग मैन आया है जिसको क्रॉनिक स्मॉल बाउल का डायरिया था, बहुत अरसे से उसे डायरिया था। ड्यूडेनल बायोप्सी कराई तो हमें आईजीए एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज और आईजीए एंटी एंटोमाइजल एंटीबॉडीज हमें पॉजिटिव मिली हैं, तो डायग्नोसिस उसकी सीलिक डिजीज होगी। एक विपल डिजीज के अंदर हमें पास पॉजिटिव होता है, जो विपल ट्रेपोनोमा वेपिलाए होता है वो पास पॉजिटिव होता है। एक पेशेंट आया जिसको बहुत अरसे से डायरिया है, और बायोप्सी के ऊपर हमें जब आपने स्मॉल इंटेस्टाइन की कराई तो हमें क्रीसेंट शेप्ड प्रोटोजोआ नजर आ रहे हैं जो कि आपके एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर के साथ एडजेसेंट है। तो पैथोजन जो होगा वो जार्डिया लैम्ब्लिया होगा। तो कुछ आपका जो जार्डिया लैम्ब्लिया होता है वो क्रीसेंट शेप्ड प्रोटोजोआ होता है। अब एक बच्चा है जिसको डायरिया डेवलप हो गया है, बायोप्सी अपने इंटेस्टाइन की कराई तो हमें विलस एट्रोफी मिली है, और वो ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहे हैं लेकिन स्टिल उसके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो प्रोबेबल डायग्नोसिस जो कि वो जार्डियसिस होगी। अगर डायरिया ग्लूटेन फ्री डाइट के बावजूद इंप्रूव ना हो तो जो कॉज होगी वो जार्डियसिस होगी। अब एक रेक्टल बायोप्सी कराई तो अमीबा की इन्फेक्शन हमें मिल रही है माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है। रेक्टल बायोप्सी में अमीबा की जो इन्फेक्शन अगर हमें माइक्रोस्कोपिकली मिलती है तो वो पास स्टेन से हमें पता चलता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली हमें पास नजर आता है अमीबा की इन्फेक्शन के अंदर। जब हमने डायग्नोसिस करनी होती है अमीबा की तो हम रेक्टल बायोप्सी कराते हैं। रेक्टल बायोप्सी करेंगे और हमें पास पॉजिटिव नजर आता है अमीबा की इन्फेक्शन के अंदर, और अमीबा की इन्फेक्शन के लिए हम रेक्टल बायोप्सी कराते हैं। तो कौन सी चीज़ कंफर्म करती है? पास जो होता है ना वो कंफर्म करता है अमीबा को। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्रोफोसाइट्स होते हैं ना वो इंटेंसली पास पॉजिटिव होते हैं क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोजन होता है, और जो स्टेन होता है वो हेल्प करता है सिंगल और डिस्क्रीट अमीबिक ट्रोफोसाइट को लोकेट करने में, ठीक है। जो आपके ट्रोफोसाइट्स होते हैं वो इंटेंसली पास पॉजिटिव होते हैं क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोजन होता है, और जो स्टेन होता है वो लोकेट करने में हमें हेल्प करता है सिंगल और अमीबिक ट्रोफोसाइट्स को। अब यहाँ पे आया कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि 2 फीट प्रॉक्सिमल होता है अपेंडिक्स के और एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे होता है। एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन्स पे होगा, 2 फीट प्रॉक्सिमल होगा अपेंडिक्स से, दैट इज मैकल्स डायवर्टिकुलम। अब जो मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है वो आपकी एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर ऑफ द इलियम पे होता है। ये परसिस्टेंट होती है, इसमें वाइटलाइन डाइक की परसिस्टेंट वाइटलाइन डक्ट जो होती है उसकी परसिस्टेंस से मैकल्स डायवर्टिकुलम बनता है। वाइटलाइन डक्ट की परसिस्टेंस से मैकल्स डायवर्टिकुलम बनता है। इसके अंदर रूल ऑफ टूज होता है, ये 2 टाइम्स मेल्स के अंदर होता है, 2 इंचेस लॉन्ग होता है, 2 फीट होता है इलियोसिकल वाल्व से। कॉमनली प्रेजेंट करता है आपके 2 ईयर्स ऑफ लाइफ के ऊपर, फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ के अंदर प्रेजेंट करता है, और इसके अंदर 2 टाइप्स के एपिथेलिया होते हैं, एक गैस्ट्रिक होता है और एक पैंक्रियाटिक होता है, ठीक है। सबसे पहले कि ये 2 टाइम्स मेल्स के अंदर होता है, 2 इंचेस लॉन्ग होगा, 2 फीट होता है आपके इलियोसिकल वाल्व से, और फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ के अंदर प्रेजेंट कर देता है। 2 टाइप्स के इसके अंदर एपिथेलिया होते हैं, एक गैस्ट्रिक एपिथेलिया होता है, एक पैंक्रियाटिक एपिथेलिया होता है। अब डायवर्टिकुलम जो होती है ना वो एक ब्लाइंड पाउच प्रोट्रूडिंग होती है जो एलिमेंट्री ट्रैक की, जो कम्युनिकेट करती है आपके गट के ल्यूमिन के साथ। जो डायवर्टिकुलाइटिस होता है, जब आपकी इन्फ्लामेशन होती है डायवर्टिकुला की, तो इसमें आपको लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है, फीवर होगा, और साथ आपके ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाते हैं। समटाइम्स इसको हम लेफ्ट साइडेड अपेंडिसाइटिस भी कहते हैं जब आपकी सिम्टम्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। डायवर्टिकुलोसिस के अंदर आपका फॉल्स डायवर्टिकुला होता है कॉलोन का, कॉमनली सिग्मॉइड कॉलोन का फॉल्स डायवर्टिकुला होता है। ये आपकी इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से या फिर फोकल वीकनेस की वजह से आपकी कॉलोनिक वॉल के अंदर डेवलप हो जाती है। डायवर्टिकुलोसिस एक कंडीशन होती है जो कि जिसमें फॉल्स डायवर्टिकुला होते हैं। इसमें आपका जब आपका इंट्रा
ल्यूमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है आपकी कॉलॉन के अंदर, जब प्रेशर ज़्यादा होता है या जब आपकी कॉलॉन की जो वॉल होती है वो वीक हो जाती है, फोकल वीकनेस की वजह से डायवर्टिकुलोसिस डेवलप हो जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पेशेंट है, एडमिट हुआ सर्जिकल डिपार्टमेंट के अंदर और उसको इन्फ्लामेशन हुई है उसके मैकल्स डायवर्टिकुलम की। कौन सा पार्ट होता है बाउल का जिसको हमने एग्जामिन करना है ताकि हम डायवर्टिकुलम को डिस्कवर कर सकें? तो आपने इलियम को एग्जामिन करना होता है। एक बच्चा है जिसको मैकल्स डायवर्टिकुलम है, प्रेजेंट कर रहे हैं कि उसको रेक्टम से ब्लीडिंग हो रही है, तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगी? एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू। एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू होता है मैकल्स डायवर्टिकुलम के अंदर जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग होती है रेक्टम से। जो रेमिनेंट होता है वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट का, वो हमारे पास मैकल्स डायवर्टिकुलम बनाता है। वाइटेलिन डक्ट का जो रेमिनेंट होता है या जो परसिस्टेंस होती है वाइटेलिन डक्ट की, उससे आपको मैकल्स डायवर्टिकुलम बन जाता है। एक पेशेंट है जिसको पेट में दर्द हो रहा है, उसकी सिग्माइडोस्कोपी कराई और आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है अपर पार्ट ऑफ द सिग्माइड कॉलॉन के अंदर और साथ में अल्सर मिल रहा है। पेशेंट की अपेंडेक्टमी का स्कार भी है जो कुछ साल पहले किया गया था। कॉज क्या होगी? डायवर्टिकुलोसिस। डायवर्टिकुलोसिस, अब जाहिर सी बात है जब अपेंडेक्टमी हुई वहाँ पे स्कार बना है तो आपकी जो वॉल है वो वहाँ से वीक हो गई है, ठीक है। कॉलॉन की वॉल अगर वीक हो जाती है तो उसकी वजह से डायवर्टिकुलोसिस हो सकती है, या फिर अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से। अपेंडेक्टमी का स्कार था, अब उसको सिग्माइड कॉलॉन वाले एरिया के अंदर उसको ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रही है तो डायवर्टिकुलोसिस की वहाँ पे डेवलप हो गई है।